इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। इस बार मैंने रस्मी इतला के साथ गुफ्तगू का सिलसिला खत्म कर दिया। शुक्रिया। गजाला मुस्कुराते हुए बोली, आपकी ये आदत बहुत अच्छी है कि हर मुनासिब मशवरे को किसी हिचकिचाहट के बगैर कबूल कर लेते हैं। इस वक्त सुनील के बुझे हुए दिल में नई जान पड़ गई होगी। मोहब्बत के दो बोल हमेशा करिश्मा साज साबित होते हैं। शायद तुम डेल कार्नेगी का कोई कोल थोड़ा रही हो। मैंने अजराह मजाक कहा, उसे मैंने कभी नहीं पढ़ा। यह मेरा तजर्बा है जो अब तक दुरुस्त साबित होता चला आया है। इंस्पेक्टर डेविड भी एन की जुबान से ऐसे दो बोल सुनने के लिए तरस रहा था। मैंने जुल्म किया जो नक्शब को उसके पीछे लगा दिया। मैंने जवाब दिया और गजाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके दोनों रुखसारों में गड़े नुमाया हो गए थे। मैं कमरे में बिस्तर पर दराज हो गया। नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। ज़हन पर अजीब सी फिक्रमंदी सवार थी। मैं संजीदगी से सोच रहा था कि सूरज गरूब होने के बाद गजाला के मशवरे पर अमल करते हुए तफरीक के लिए निकल जाऊं। 5 बजे ऑपरेटर्स पर सुनील का जवाबी पैगाम आ गया। जॉन स्मिथ चांकियापुरी के इलाके में होटल सम्राट में ठहरा हुआ था। वो खबर हौसला अफजा थी। किसी घर के मुकाबले में होटल के कमरे तक रसाई आसान थी। अपने अपने कामों में मसरूफ अमले की आंखों में धूल झोंक कर आदमी एक बार अपने हरीफ के कमरे में दाखिल हो जाए तो कामयाबी की राह में कोई रुकावट खाइल नहीं रहती। जरूरत इस बात की होती है कि बंद कमरे में कोई आतिशी हथियार इस्तेमाल न किया जाए जिसकी पुरशोर आवाज एक बार मुर्दों को भी सफरा होने पर मजबूर कर सकती है। किसी भी आवाज हथियार से हरीफ को आसानी से जेर किया जा सकता है। अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और आपको शिकवा है कि अब तक कुछ नहीं हुआ, गजाला ने कहा। हिंदी की एक पुरानी कहावत है कि जब तक स्वयं न हो जाए जाट को मुर्दा नहीं समझना चाहिए। यहाँ स्वयं तो दूर की बात है, हम अभी तक दुश्मनों के इंतकाल के रस्मी ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल कल कुछ न कुछ किया जाएगा। चाय पीने के बाद मैंने धीरे धीरे रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं मोहतात था कि गजाला को मुझ पर तंज करने का कोई मौका न मिल सके और वो बेचारी जुबान बंद किए पूरी तरह मेरी मदद कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि मैं मुकम्मल तैयारी के बगैर कमरे से ना निकलूं। 7 बजे मैं गजाला की पेशानी पर अलविदाई बोसा शब्द करके कमरे से रवाना हुआ। होटल के कमरों तक पहुंचने की खतरनाक सहूलत के पेश नजर मैंने उसे समझा दिया था कि वापसी पर मैं दरवाजे पर 3 बार दस्तक दूंगा। इस शनाख्त के बगैर वो बेफिक्र होकर दरवाजा न खोले। बाहर अंधेरा फैल चुका था। हर तरफ रोशनियों का सैलाब आया हुआ था। होटल के लाबी और राहदारियां भरने लगी थीं, लेकिन रौनक कुछ फीकी फीकी सी थी। इसे शबाब पर आने के लिए मजीद कुछ वक्त दरकार था। मैं अकेला था, किसी की परवाह किए बगैर होटल के तमाम गोशों में चकराता रहा। मैंने महसूस किया कि आजादाना अंदाज में घूमते हुए मेरा ज़हनी इज़्मिहिलाल तेजी से छट रहा था। वैसे तो होटल के काफी हाउस से रेस्टोरेंट तक हर जगह चहल पहल थी, लेकिन बाहर में चीदा चीदा चेहरों का इस्तेमाल नजर आ रहा था। इनमें अक्सरियत सफेद फामों की थी। हसीन चेहरों और मखमूर निगाहों वाली कई लड़कियां वहां अकेली भी नजर आ रही थीं, जिन्हें आखिरकार इस शाम का कोई ना कोई साथी मिल जाना था। लेकिन मेरे लिए वो बार बेमसरफ था। शराबनोशी से तायब होने के बाद मुझे मैकदों के बोझल माहौल से वहशत होने लगी थी। जले हुए तंबाकू और अल्कोहल की मिलीजुली तेज बू और धीमी मगरबी मौसीकी को बार में छोड़कर मैं सबसे आखिर में बाल रूम में पहुंचा तो वहां शाम के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल थी। दीवार के साथ ऑर्केस्ट्रा मौजूद था, मगर इस वक्त पोशीदा स्पीकरों पर हल्की धुन गूंज रही थी। फ्लोर खाली था। इसके गिर्द पड़ी हुई सिर्फ चंद मेजें आबाद थीं, जिन पर जोड़े विराजमान थे। मैं जायजा लेकर वहां से भी निकल आया। मेरे लिए होटल का बाल रूम सबसे बेहतर था। मेरा ख्याल था कि मैं मजीद निस्फ घंटा गुजारने के बाद वहां पहुंचूंगा तो मेहमानों की तादाद इतनी बढ़ चुकी होगी कि कोई खास तौर पर मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। होटल के हदूद में और इससे बाहर इस कदर मसरूफियात मौजूद थीं कि वहां कई घंटे भी आसानी से गुजारे जा सकते थे। मैं सिगरेट फूंकता हुआ मुसलसल टहलता ही रहा और फिर 8 बजे के करीब बाल रूम की तरफ हो लिया। वहां रंग जमना शुरू हो गया था। ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। चंद जोड़े हाथों में हाथ डाले जो भी फ्लोर पर हलकोरे ले रहे थे। आबाद मेजों की तादाद बढ़ चुकी थी, मगर बेशतर मेजें खाली थीं। इनमें से बाज पर रिजर्वेशन की तख्तियां रखी हुई थीं। मैं उकाबी नजरों से हाल का जायजा लेने के बाद एक दूर उफ्तादा मेज के गिर्द जा बैठा। बालरूम की आबाद मेजों पर भांत भांत की बोतलें, पैमाने और गिलास नजर आ रहे थे, मगर हाल की कुशादगी की वजह से फिजा में किसी किस्म के बोझलपन का एहसास नहीं था। वेटर आया और मैंने सैंडविचेस
के साथ कॉफी का ऑर्डर दे दिया। रक्स का राउंड जारी रहा। नए आने वालों में से कई जोड़े फ्लोर पर उतर गए। मेजें घिरती जा रही थीं। अचानक साज तेज चीख के साथ यकलख्त खामोश हो गए। बालरूम तालियों के धीमे शोर से गूंज उठा। नाचने वाले इत्मीनान से अपनी अपनी मेजों की तरफ लौट आए। मेरी सारी तवज्जो हाल रूम पर मरकूज थी। जब कई अफराद ने गर्दनें उठा उठा कर दाखिली दरवाजे की तरफ देखा तो फितरी तौर पर मेरी तवज्जो भी उस तरफ मबसूल हो गई। वो उजली रंगत और तीखे कदोखाल वाली कोई सुबक अंदाम मकामी लड़की थी जो नजाकत से अंदर चली आ रही थी। उसके जिस्म पर आसमानी रंग की रेशमी साड़ी और मुख्तसर सा ब्लाउज नजर आ रहा था। उसका ब्लाउज इस कदर मुख्तसर था कि उसका ऊपरी जिस्म लिबास से तकरीबन महरूम था। पेट, कमर और शानों की पर्दापोशी के लिए साड़ी का मुख्तसर पल्लू नाकाफी साबित हो रहा था। इस लड़की को अंदाजा था कि मुतअद्दिद निगाहें उस पर मरकूज हो चुकी थी, मगर वो खुद ताहिराना अंदाज में यूं हाल का जायजा ले रही थी जैसे उसे किसी खास शख्स की तलाश हो। दो खाली मेजों के दरमियान रुककर उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। एक मरतबा फिर बाल रूम पर नजरें दौड़ाई। फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं कभी भी पारसा नहीं रहा था, लेकिन कभी आवारगी के शौक में मुब्तला भी नहीं रहा। इस दिलकश और बेहिजाब लड़की को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बेख्तियार मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। कुछ आगे बढ़ने के बाद अपना रुख तब्दील कर लेगी। वो आखिरी मेज के करीब से गुजरकर मेरी मेज के करीब आकर खड़ी हो गई तो मैं बौखला गया। उसने मुस्कुराते हुए बिजलियां सी गिराई और धीमी मुतरन्नम आवाज में बोली, आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ बैठ जाऊं? जरूर बैठें, मैंने खुशी से जवाब दिया। मैं अकेला बैठा हुआ बोर हो रहा हूँ। वो साड़ी संभालती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बेहद शुक्रगुजार हूँ, अब मैं आराम से अशोक का इंतजार कर सकूंगी। यह अशोक कौन है? मैं इखलाकन सवाल करने पर मजबूर हो गया। मेरा दोस्त है, उसने 8 बजे से पहले पहुंचने का वादा किया था मगर अब तक नहीं आया। अच्छा हुआ, मैंने उसकी बात काट कर मुस्कुराते हुए कहा, इस बहाने मुझे आपकी मेजबानी का मौका मिल गया। अब क्या पीना पसंद करेंगी? सिंगल स्कॉच, उसने बेसाख्ता कहा, फिर चौंक कर शर्मिंदगी से बोली, अरे आप तो काफी पी रहे हैं, फिर मेरे लिए भी काफी मंगवा लें। वो रोकती रह गई मगर मैंने उसकी पहली फरमाइश का एहतराम करते हुए वेटर को स्कॉच लाने का आर्डर दे दिया। मेरे आर्डर को देखते हुए उसने मुझे रोकना चाहा। वो सिंगल पैग पर इसरार कर रही थी मगर मैं फ्याजी दिखाने के मूड में था। मैंने कहा, जो बच जाएगी वो अशोक के हिस्से में आ जाएगी। आप पीती हैं तो आपका दोस्त भी जरूर पीता होगा। हाँ, वो बहुत शरीर है, वो शोखी से बोली। मुझे ये आदत उसी ने डाली है। मुझे रीना कहते हैं। चंद सानियों की खामोशी के बाद उसे तारुफ का ख्याल आ गया। ये कहते हुए उसने बेतकल्लुफी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं मजहर खान हूँ। मैंने उसका नर्म और गुदाज हाथ थाम लिया। उसने आहिस्तगी से मेरा हाथ दबाया और छोड़ दिया। मेरे ज़हन में चरखी चलने लगी। वो पूरा हाल छोड़कर मेरी मेज पर आई थी। उसने मेरे साथ बैठकर स्कॉच पीने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तारुफ के बाद हाथ मिलाने में खुद पहल की थी। मगरिब में भी तारुफ कराने के बाद औरत हाथ मिलाने में पहल न करे तो उसे मायूब तसव्वुर नहीं किया जाता। रीना मकामी लड़की थी और बहुत बेबाक थी। वो दानिस्ता मुझे बेतकल्लुफी की राह दे रही थी। आप सोच रहे होंगे कि हाल में अभी कई मेजें खाली हैं, फिर मैं आपके साथ क्यों बैठी हूँ? ये बहुत फितरी सवाल है, मैंने हंसते हुए कहा। मैं किसी मौजूद जवाब की तलाश में हूँ। मैं अकेली बैठती तो अगले राउंड का ऐलान होते ही लोग डांसिंग पार्टनर्स बनाने के लिए मेरे पास आने लगते। मैं अपने बदन पर अजनबी हाथों के लम्स को पसंद नहीं करती। इस मेज पर कोई मुझे तंग नहीं करेगा। अकेली मेज पर मैं इनकार करते करते आजिज आ जाती। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मक्कारी नहीं थी। मैंने कहा, अगर मैं नाचने की फरमाइश कर बैठूं, मुझे कोई उज़र नहीं होगा। तारुफ हो चुका है, अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। वेटर आइस पार्ट सोडे, 2 गिलास पैमानों और नमकीन मूंगफली के दानों के साथ ब्लैक लेबल ले आया। बोतल के ढक्कन की सील तोड़कर उसने मेज सजाई और वापस चला गया। मैंने रीना के लिए स्कॉच का एक दरमियाना पैक बनाना शुरू कर दिया। उसने मिकदार में इजाफे पर कोई एतराज नहीं किया। रीना ने अपना जाम फिजा में बुलंद किया। मैंने कॉफी का कप उठाया। रीना का पहला घूंट खासा बड़ा था। पैग मेज पर रखने के बाद वो अपने नाजुक लबों को दांतों में दबाकर चूसने लगी, जैसे लबों पर रह जाने वाली स्कॉच जज्ब कर रही हो। बुरा न मानो तो तकल्लुफ खत्म करके हम सादगी से बातें करें, मैंने तजवीज़ पेश की। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तकल्लुफ से अजनबियत की बू आती है। वो खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मेरी दुआ है कि अब अशोक ना आए। उसे जरा भी एहसास नहीं है कि मैं उसके इंतजार में सूख रही होंगी। तुम मिल गए हो तो ये शाम अच्छी गुजर जाएगी। वो रफ्ता रफ्ता खुल रही थी। मैं मासूमाना सूरत बनाए उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि वो किसी खास मकसद के तहत दानिस्ता मुझसे टकराई थी। यह भी मुमकिन था कि वो पहले से मेरे घात में रही हो और उसे मेरे करीब आने का मौका ना मिला हो।
यह इत्तेफाक था कि उस शाम गजाला मेरे साथ नहीं थी और मैं अकेला ही बाल रूम में आ बैठा था। रीना ने इस मौका से फायदा उठा लिया था। वह कौन थी, उसे भेजने वाले कौन थे, क्या मैं पहचान लिया गया था? मेरे साथ यकायक क्या खेल शुरू हो गया था? मेरे ज़हन में यके बाद दीगरे बेशुमार सवालात और अंदेशे उमड़ते चले आ रहे थे। तन्हा बाहर निकलने से ज़हन का बोझ हल्का होते होते अचानक बढ़ गया था। मैं अपना पैक जरा तेजी से खाली कर लूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? रीना मुझसे पूछ रही थी। पैक ही नहीं, तुम पूरी बोतल साफ कर दो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं अपने काफी खत्म कर चुका हूँ। क्या तुम्हें कहीं जाना है? पैक से एक और लंबा घूंट लेकर वो हंसती। तुम बहुत सादालू मालूम होती हो। देखते नहीं कि फ्लोर पर अगले राउंड की तैयारियां हो रही हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस राउंड में तुम्हारे साथ शिरकत करूं। शाम का खुमार गहरा हो जाएगा। मैंने पुरतशवीश नजरों से उसके बरहना शानों, बाजुओं और पेट की तरफ देखा। वो नाजुक अंदाम और मुतनासिबुल आज़ाद लड़की थी। आम हालात में शायद मैं ऐसी किसी पेशकश से माजूज होता, लेकिन इस वक्त मेरे ज़हन में वसवसों के बेशुमार सपोलिये कलबलाने लगे थे। वो दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ती जा रही थी। बेतकल्लुफ होने के साथ साथ मुझ पर अपने बदन का जादू चलाने की कोशिश कर रही थी। फ्लोर मैनेजर ने माइक पर आकर अगले राउंड के लिए ऑर्केस्ट्रा का ऐलान किया तो मेरे कुछ भी पल्ले न पड़ सका। वो बहुत अजीब और नाजुक सूरत हाल थी। एक मामूली और नौजवान लड़की ने मुझे ज़हनी तौर पर बखेर कर रख दिया था। रीना ने बैग में बची हुई स्काच अगले घूंट में खाली कर दी, अपना वेंटी बैग मेज पर रखा और कुर्सी से उठ गई। नाचार मुझे भी अपनी जगह छोड़नी पड़ी। ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया। जोड़े फ्लोर पर जाने लगे। मैंने रीना का बायां हाथ अपने दाहिने हाथ में लिया और बायां बाजू उसकी कमर के गिर्द हमाइल कर दिया। वो इस लड़की के बदन का पहला लम्स था। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट से तोड़ गई। रक्स शुरू हो गया। मैंने रस्मी तौर पर रीना की कमर पर हाथ रखा हुआ था, मगर उसकी गिरफ्त जारहाना थी। मौसीकी कुछ और थी। मेरे कदम कहीं और बढ़ रहे थे। तुम बहुत अच्छे स्टेप ले रहे हो। रीना ने मेरे कान के करीब सरगोशी की। जरा करीब हो जाओ ना, मैं वार्म अप हो जाऊंगी। रीना को फ्लोर पर देखकर कई मंचरों ने अपने साथियों को लेकर जगह छोड़ दी थी। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि शक्ल सूरत और लिबास के एतबार से रीना पूरे बालरूम में मुमताज और मुनफरिद नजर आ रही थी। तुम होटल में रह रहे हो? सच से बताना कि कहां से आए हो। मौसीकी के सुरों में रीना की धीमी आवाज मेरे कानों तक महदूद थी। पाकिस्तानी हूं, तुम्हारा मुल्क देखने आया था, लेकिन अब मालूम हो रहा है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया था। मैंने अपने तमाम उलझनों से निजात पाकर एक राह इख्तियार करने का फैसला करते हुए जवाब दिया। मेरी हिचकिचाहट की वजह से उसकी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त थी। मैंने उसके अज़ाइम भांप कर उसकी हौसला अफजाई करने का इरादा कर लिया था ताकि वो जल्द अज जल्द खुलकर मेरे सामने आ सके। इस तरकीब से मैं तजब्जुब और बेयकीनी की तवालत घटा सकता था। इस वक्त अशोक आया तो मुझे तुम्हारी बाहों में देख कर कबाब हो जाएगा। वो बार बार अशोक का नाम टेप के बंद के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। वो लड़ने भिड़ने पर तुल गया तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम खुद मेरी मेज पर आई थी। वो इतना दलेर नहीं है। अगली मुलाकात तक अंदर ही अंदर सुलगता और अंगारों पर लौटता रहेगा। वो शराब नोशी की आदी मालूम होती थी। तेजी से स्काच का तकरीबन टेढ़ा पैग खाली करने के बावजूद बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी। अब इसका जिक्र न करना, डांस का सारा लुत्फ गारत हुआ जा रहा है। मैंने अपनी गिरफ्त से जरा सख्त कर दी। गुड, अब तुम मूड में आए हो। पाकिस्तान में तुम क्या करते हो? गाड़ियों का छोटा मोटा कारोबार है, माकूल आमदनी हो जाती है। साबर आदमी मालूम होती हो। तुम्हें अपनी आमदनी में इजाफे की कोई फिक्र नहीं मालूम होती। आमदनी बढ़ने की राहें मसदूद हों तो आदमी को साबिर और शाकिर होना पड़ता है। यही मेरी मजबूरी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। थोड़ा सा काम करके तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। उसने मानी खेज पेशकश की। उसकी गुफ्तगू एक खास ढब पर आ गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ज़हन में खतरे की घंटी बजने लगी थी। तुमने जवाब नहीं दिया। चंद स्टेप लेने के बाद उसने मुझे टोका। तुमसे मुलाकात हो गई है तो मैं तुम्हारे फायदे की बात सोच रही हूँ और तुम खामोश हो। आज के दौर में दौलत ही सब कुछ है। जिसकी जेब खाली है उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे कदम गलत पड़ रहे हैं। डांस का राउंड पूरा कर लो, ये बातें बाद में होती रहेंगी। मौसीकी की लय पर जोड़े थिरकते और नाचते रहे। इनमें ऐसे भी थे जो अपने मोटे और भद्दे जिस्मों की वजह से मजाक का खेज नजर आ रहे थे, लेकिन दुनिया और माफिया से बेखबर अपनी धुन में मगन नाचे जा रहे थे। बाज चुलबुले और शौक नौजवान बार बार मेरे और रीना के करीब से गुजर रहे थे। इनकी आरज़ू थी कि अपनी अपनी शरीक की नजर बचाकर रीना के बदन के किसी दमकते हुए हिस्से को हाथ या कोहनी से छू लें। इस वक्त रीना मेरी तहवील में थी। मैंने ऐसे लड़कों को निगाह में रखा हुआ था। यूं ही वो सरूर के आलम में करीब आते थे, मैं रीना को हलकोरा देकर उनकी जद से बचा लेता था। वो तिश्ना आरज़ुओं और रंगीन सपनों का रक्स था जो काफी देर जारी रहा। भारी भरकम और मुआम्मिर जोड़े थक कर हाँफने लगे। बाज पेशानियों पर एयर कंडीशन के बावजूद मेहनत या नदामत का पसीना चमक रहा था। राउंड खत्म हुआ।
हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। रकासों की भीड़ में मैं अपना रास्ता बनाता हुआ रीना को मेज पर वापस ले आया। मजा आ गया। रीना अपनी गजाली आंखें मूंद कर वालियाना अंदाज में बोली, बहुत मुद्दत के बाद तुम जैसा मजा हुआ डांसिंग पार्टनर मिला है। पहला पैग राउंड की नजर हो गया। मेरा ख्याल है कि अब तुम दूसरे जाम की जरूरत महसूस कर रही हो। मैंने पूछा, प्लीज बना दो। उसने एक अदा से मेरी तरफ देखते हुए इल्तिजा की। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं मुद्दतों से तुमको जानती हूँ। तुम्हारे साथ हर चीज में नया लुत्फ आ रहा है। अस्काच का मजा भी दुबाला हो जाएगा। मैंने खामोशी से उसके लिए दूसरा पैग तैयार कर दिया। मुझे कभी उम्मीद थी कि वो स्याल मैदे में उतरने के बाद रीना अपने अज़ाइम के बारे में ज्यादा आज़ादी और रवानी से बोलना शुरू कर देगी। तुम होटल के किस कमरे में ठहरे हुए हो? उसने दूसरे पैग से एक हल्का सा घूंट लेकर पूछा। भूल कर भी उधर का रुख न करना, मैंने बुखला कर कहा। मेरे साथ एक खातून भी आई हुई है। उसने मेरी जात में तुम्हारी दिलचस्पी का जरा भी अंदाजा कर लिया ना, तो वो कोई लिहाज किए बगैर हाथापाई पर उतर आएगी। तुम बहुत शाइस्ता और सुलझे हुए आदमी हो। ऐसी औरत के साथ तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने हैरत जाहिर की। आदमी अपनी बीवी का तेज लहजा तक बर्दाश्त नहीं करता और गैर औरत के सारे नखरे उठा लेता है। इस होटल का एक कमरा मेरे पास है। मैं ये पैग खत्म कर लूं, फिर हम ऊपर चलकर इत्मीनान से बातें करेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? इस बार मैं अपने तजस्सुस पर काबू नहीं रख सका। मैं ग्रेटर के इलाश वन में रहती हूँ। रीना ने दिल्ली के एक महंगे रहायशी इलाके का नाम लिया। जिस दिन अशोक से मिलना होता है तो मैं कमरा बुक करा लेती हूँ। इस कमरे में गुजारा हुआ वक्त हमेशा यादगार साबित होता है। आज तुम भी ये तजर्बा कर लोगे। तुम कह रही थी कि अशोक तुम्हारा दोस्त है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम शादीशुदा नहीं हो। अशोक से ऐसे आजादाना मेलजोल पर तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं रोकते? एहतियात के बावजूद मेरे लहजे में हल्की सी मुलामत तर आई थी। पापा की मेरी उम्र की लड़कियों से दोस्ती है। वो पार्टियों में इन्हें घर बुलाते हैं, मैं इन्हें नहीं रोकती, तो मुझे क्यों रोकेंगे? मम्मा बेचारी फालिज की मरीजा हैं। वो ऊपर अपने कमरे में पड़ी रहती हैं। इनकी देखभाल के लिए एक नर्स दिन रात उनके साथ रहती है। रीना ने किसी नदामत के बगैर बताया। वैसे तुम्हें राज की एक बात बता दूं, पापा को यह पता नहीं होता कि मैं अशोक से मिलने जा रही हूँ। वो समझते हैं कि मैं अपनी पुरानी सहेलियों के साथ वक्त गुजारने के लिए घर से निकलती हूँ और रात हर हाल में अपने घर में गुजारती हूँ। मेरे पास उसकी सुनाई हुई कहानी पर शुबा करने की कोई वजह नहीं थी। वो अपने चेहरे मोहरे और लिबास से आसूदा हाल नजर आ रही थी। वो बहुत धीरे धीरे पीती रही और अपने बारे में बातें करती रही। इस दौरान में कई मरतबा वो तजाद बयानी का शिकार हुई, लेकिन मैंने उसे कहीं नहीं टोका। वो बोल रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था। उसके मैदे में उतरती हुई मजीद अस्काच ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। मुझे यकीन था कि मेरी किसी जिरा के बगैर वो थोड़ी देर बाद सच बोलना शुरू कर देगी। वो काफी देर तक अपनी रो में खोई रही। अचानक उसे एक अधूरा मौजू याद आ गया और उसने तनक कर कहा, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? मैंने हैरत और मासूमाना सादगी से पूछा। मैंने तुम्हें फाजिल आमदनी की पेशकश की थी। यहाँ से ये रिश्ता जुड़ गया तो तुम इस बहाने दिल्ली आते जाते रहोगे। जब तक तफसील का पता न चले मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, हो सकता है कि काम मेरे बस से बाहर हो। बहुत मामूली सा काम होगा और इसका माकूल मुआवजा मिलेगा। रीना ने मुझे यकीन दिलाया। तुम इतनी राजदारी क्यों बरत रही हो? काम बता दो ताकि मैं आसानी से फैसला कर सकूं। वो मुतजब्जब नजर आने लगी, फिर मेरी तरफ झुककर राजदाराना लहजा में बोली, अभी ऊपर चलकर बात करेंगे। मैं भी इसलिए खामोश था। आम बातों पर सरेआम तबादला ख्याल नहीं किया जाता। मैंने बोतल में बची हुई इस कांच की तरफ इशारा किया, मगर रीना ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसने वो बोतल उसी तरह अपने वेंटी बैग में डाल दी। मैंने वेटर को बिल लाने का इशारा कर दिया। रीना अपने बैग से हल्की हल्की चुस्कियां लेती रही। रीना का जाम खाली होने से पहले मैं बिल अदा कर चुका था। वो कुर्सी से उठी तो उसके कदमों में हल्की से टगमगाहट थी। मैं उसे सहारा देकर बालरूम से बाहर ले आया और फिर लिफ्ट की तरफ चल दिया। उसने होटल की चौथी मंजिल पर कमरा लिया हुआ था, जिसकी चाबी उसके वेंटी बैग में पड़ी हुई थी। होटल के सारे कमरे यकसां थे। रीना कमरे में पहुंचते पैरों से सैंडल उतारे और बिस्तर पर गिर गई। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर चुका था। ऊपरी धड़ पर मुख्तसर से ब्लाउज के सिवा कुछ नहीं था। उसने मजबूती से मेरा हाथ थामकर मुझे बिस्तर ही पर बिठा लिया। काम के बारे में मेरे अंकल ही कुछ बताएंगे। उसने मखमूर आंखें मेरे चेहरे पर जमा कर हल्की सी लुकनत के साथ कहा, तो मुझे अपनी रजामंदी का हल्का सा इशारा दो तो मैं तुम्हारी और उनकी मुलाकात का बंदोबस्त कर सकती हूँ। वो बहुत नफीस आदमी है, तुम उनसे मिलकर खुश हो जाओगे। तुम्हारे अंकल? मैंने उलझन अमेज लहजे में पूछा। वो कौन है, क्या करते हैं? बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। सदर और वजीर आजम से लेकर क्लर्क और चपरासी तक उनकी इज्जत करते हैं। नाम क्या है उनका? रीना के आखिरी इंकशाफ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था, लेकिन मैंने अपने लहजे से हैरत का इजहार नहीं होने दिया। अनिल बिस्वास। रीना के अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतरते चले गए। रीना बिलाशुबा बहुत पुरकशिश लड़की थी। उसकी गौरी रंगत, दिलकश खतुखाल
और नाजुक से बदन ने बालरूम में मौजूद बहुत से लोगों की तवज्जो मबजूल करा ली थी। इस पर इसका फैशन ज़दा और मशरकी मायार के मुताबिक नाकाफी लिबास सोने पर सुहागे का काम कर रहा था। वो क्वाइफ उस वक्त के थे जब वो मुतजस्सिस नजरों से पूरे बालरूम का जायजा लेती हुई खिरामा मेरी मेज की तरफ आई थी। अपने कमरे में मौजूद शाहाना बिस्तर पर बेपरवायाना अंदाज में गिरने तक रीना में खासी तब्दीलियां आ चुकी थीं। ब्लैक लेबल के 3 मायारी पैग से ज्यादा अस्काच उसके मैदे में उतरने के बाद उसकी हिरनी जैसी आंखों में अपने सुर्ख डोरे दिखा रही थी। उस मजबूती से मेरा हाथ थामा हुआ था। उसके गुदाज हाथ के लम्स और जिस्मानी कुर्ब की वजह से मेरे जहन पर हल्की सी कहर छान लगी थी। इस वक्त तक कम से कम एक मामले में रीना के अज़ाइम वाज़े हो चुके थे। उसके तेजी से बुनते हुए जाल से खुद को बचाए रखने के लिए मैं उसके दावत अंगेज वजूद से नजरें छुरा रहा था। लेकिन जब उसने मेरे सवाल के जवाब में अनिल बिस्वास का नाम लिया तो मैं अपनी बेसाख्ता हैरत पर काबू नहीं पा सका। बेइख्तियार मेरी नजरें उसके हसीन चेहरे पर मरकूज हो गईं।